नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है संदीपनी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आपके बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जो वन लाइनर सीरीज आपके लिए शुरू की है, आज उस वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार टॉपिक हम आने वाले हैं। और ये टॉपिक ऐसा है जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगा और आपके बोर्ड की परीक्षाओं में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत जरूरी रहेगा। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो एक ऐसे अध्याय की चर्चा करने वाले हैं जिसमें आप ये समझेंगे कि कोई जीव अपने जैसा जीव कैसे उत्पन्न कर पाता है। दूसरी बात, क्या वो जीव अपने माता पिता से अलग प्रकार का है या फिर उसी के जैसा सेम है, और अगर वो ऐसा है तो उसमें ये भिन्नता आने का कारण क्या है, भिन्नता क्यों आती है, माँ बाप से हमारे शरीर के अंदर या हमारे अंदर जो भी समानताएं और जो असमानताएं आती हैं उनके पीछे का कारण क्या है। इसका मतलब अलग अलग जीवों में प्रोजेनी या अपने जैसी संतति बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार की है, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, उनके क्या फंक्शन हैं। ठीक है, तो इस जो भी इस तरीके की चर्चा अपन ने अभी की है, इनसे संबंधित सभी पहलुओं पर, सभी बिंदुओं पर अपन चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान का एक अध्याय जिसमें हम पढ़ेंगे जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो जीवों के अंदर जनन से संबंधित होने वाली प्रक्रियाओं की आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके समझ चर्चा करने वाले हैं। तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें जिससे कि वो भी इसका लाभ ले पाएं। और हाँ, संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो अपलोड होते ही तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला को। ठीक है, आपके ये पाठ 7 जीव जनन कैसे करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये रहती है, जनन जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, यह सभी जीवों में होने वाली वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपनी संतति पैदा करता है। और जो बनने वाली जो प्रोजेनी है, जो संतति है, ऑफ स्प्रिंग है, वो उसके लिए दो कंडीशन है, या तो वो समान हो जनक के, मतलब अपने पेरेंट्स के समान हो, या फिर वो जनक से कैसी हो, भिन्न हो। ये दो कंडीशन आएंगी, या तो वो जनक के समान होगी या फिर वो अपने माता पिता से या अपने जनक से भिन्न होगी। ये दो कंडीशन इसकी हो सकती हैं। ठीक है, जनक के समान अगर संतति है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि वो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुई होगी और ये लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होगी। अलैंगिक जनन जिसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और लैंगिक जनन जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन के टाइप अपन ने देख लिए यहां पर 2। अगर बनने वाली संतति अपने जनक के समान है तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी हुई है, और अगर भिन्न है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन के द्वारा बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। आप अपने रजिस्टर में इनको लिखते चले। आगे देखिए, पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो इसमें आपको याद रखना है ईस्ट। ठीक है, ये एक कोशिकीय यूनिसेल्यूलर फंजाई है, ये एक कोशिकीय कवक है, ये सॉरी ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। इसमें जो अलैंगिक जनन है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग है ना, ये बडिंग के द्वारा होता है, बाय बडिंग। तो ईस्ट आपको याद रखना है। इसके अलावा एक नाम और आपको याद रखना है, जैसे कि अपन जिसे कहते हैं हाइड्रा, हाइड्रा ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ईस्ट और हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात हो रही है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किसके? फीमेल के। तो इसमें देखिए, अंडाशय जिसे ओवरी कहते हैं, यूटेरस गर्भाशय,
फिलोपियन ट्यूब और ये सभी। तो देखिए, निम्नलिखित में से मानव मादा जनन तंत्र का भाग है। तो अंडाशय होता है जिसमें अंडे का निर्माण होता है, गर्भाशय जिसमें भ्रूण को इम्प्लांट किया जाता है, और डिंब वाहिनी। तो ये तीनों ही होते हैं, इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ये सभी। ठीक है, अब पादपों पर आए अपन। तो परागकोश में होते हैं, परागकोश में होते हैं, तो आपका आंसर आएगा परागकोश के अंदर परागकण होते हैं। अब हम थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। देखिए, ये जो मैंने डायग्राम बना रहा हूं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं इसमें। तो ये इस तरीके से फ्लोपियन ट्यूब है। ठीक है, फ्लोपियन ट्यूब इस तरीके से। 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको इतना सा ही याद रखना है। ये दो मैंने ओवरी बनाई है अंडा से, ये ये लिगामेंट्स के द्वारा इस तरीके से जुड़ी रहती हैं। ये जो गर्भाशय है, यूटेरस है, इसमें 3 लेयर होती हैं। तो मैंने इस तरीके से इनको बनाया है। ठीक है, ये इस तरीके का डायग्राम आपको, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। तो इसको कहते हैं अंडवाहिनी, अंडवाहिनी फिलोपियन ट्यूब। ये है अंडाशय ओवरी, ये है यूटेरस गर्भाशय। ठीक है, और गर्भाशय के 3 लेयर हैं अलग अलग। तो ये सबसे बाहर की तरफ है, एक बीच में होती है, एक ये सबसे अंदर होती है। ये है ग्रीवा, ये है योनि या वेजाइना। ठीक है, गर्भाशय का ये सबसे बाहर का स्तर है जिसे परिगर्भाशय कहते हैं। ये गर्भाशय का मध्य स्तर है, मायोमिट गर्भाशय का मध्य स्तर, और ये गर्भाशय का अंत स्तर है, गर्भाशय अंतः स्तर। ठीक है, तो परिगर्भाशय, गर्भाशय मध्य स्तर और गर्भाशय का अंत स्तर। ये ग्रीवा है, ये योनि है, ये गर्भाशय पूरा ही है, ये अंडवाहिनी है, और ये अंडाशय है जिसके अंदर अंडे का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये पार्ट तो है मादा जनन तंत्र का। मादा जनन तंत्र का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और या फिर अपने रजिस्टर में वीडियो को पॉज करके इसे ड्रॉ कर लें। ठीक है, इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है। चलो, आपने वीडियो डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, और अपन चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, ये अपन जो प्रश्न देख रहे थे वो था परागकोश। तो अपन थोड़ा सा प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन जो पार्ट है वो होता है फ्लावर, पुष्प। अब पुष्प के भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये मैंने बनाया पहला एक पार्ट, ये है इसका दूसरा पार्ट। आपको डायग्राम बिल्कुल तरीके से सीख लेने हैं, क्योंकि ये एग्जाम में अगर आते हैं तो आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये एक और पार्ट जो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। आप इस तरीके से भी बना के आते हैं तो भी ठीक है। एक और पार्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो इधर देखिए, ये इसका दल, पुंज, ये है बाह्य दल पुंज। ठीक है, ये कैलेक्स और ये कोरोला, ये है इसका
पुमंग, पुमंग, और ये नंबर 4 पर ये जो पार्ट है इसे कहते हैं जायांग। पुमंग को एंड्रोशियम कहते हैं और जायांग को गाइनोशियम कहते हैं। ठीक है, तो ये है पुष्प के चक्र। पहला 1 नंबर बाह्यदल पुंज, नंबर 2 दलपुंज, नंबर 3 पुमंग, नंबर 4 जायांग। ठीक है, इस फ्लावर के अंदर यहां पर ये बीजांड लगे हुए हैं, इनको कहते हैं बीजांड, इसको कहते हैं बीजांड। ये जो पुष्प है, तो पुष्प किस जनन से संबंधित संरचना है? लैंगिक जनन से संबंधित संरचना है। पादपों में जो लैंगिक जनन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो होता है फ्लावर्स के द्वारा। और फ्लावर्स में होते हैं टोटल 4 चक्र, मुख्यतः 4, बाह्यदल पुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब बाह्यदल पुंज की इकाई को, इसकी इकाई को कहते हैं दल, दलपुंज की इकाई को कहते हैं दल, पुमंग की इकाई को कहते हैं पुंकेसर, और जायांग की इकाई कहलाती है स्त्री केसर। अब ये नाम अलग अलग आए, इनका मतलब क्या है? देखिए, एक फूल के अंदर बाह्यदल की संख्या, अगर हम बाह्यदल पुंज पढ़ते हैं तो एक फूल में पाई जाने वाली जो हरे रंग की पत्तीनुमा संरचना है, जो सबसे बाहर की तरफ होती है, उनकी टोटल जो संख्या है, जैसे किसी फूल में वो 5 है, तो हम पांचों को मिलाकर कहते हैं बाह्यदल पुंज। लेकिन उसमें से अगर हम एक की बात करें तो एक को कहते हैं बाह्यदल, एक को क्या कहते हैं? बाह्यदल कहते हैं। इसी प्रकार पुष्प का वह चक्र जो रंगीन होता है, जो रंगीन होता है उसे कहते हैं दलपुंज। जैसे आपने देखा होगा चाइना रोज गुड़हल में वो लाल रंग के, चटकीले लाल रंग के हैं, सरसों में पीले रंग के हैं, गुलाब में गुलाबी रंग के हैं। ठीक है, इस तरीके से तो एक फूल में उनकी संख्या टोटल कितनी है? जैसे सरसों में 4 होती है तो उन सभी को, चारों को कहेंगे दलपुंज, लेकिन उसमें से एक को कहते हैं दल। इसी प्रकार पुष्प का तीसरा चक्र जिसे पुमंग कहते हैं, तो एक फूल के अंदर पुमंग, पुंकेसर है, उनकी संख्या बहुत हो सकती है, तो सभी को मिलाकर कहते हैं पुमंग, लेकिन एक को कहते हैं पुंकेसर। और एक फूल के अंदर जो मादा वाला जो भाग है, तो देखिए ये जो पुमंग है वो नर वाला भाग है और जो जायांग है वो मादा वाला भाग है, और इसकी इकाई को कहते हैं स्त्री केसर। तो इस तरीके से आप ये चित्र ड्रॉ कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम आगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं और फिर देखते हैं आगे। देखो, मैंने आपको बताया अभी कि पुष्प का जो पुष्प में, एक फूल के अंदर टोटल चक्र कितने हैं? तो पुष्प में कुल वर्ल चक्र कितने हैं? 4। नंबर 1 पर होता है बाह्यदल और नंबर 2 पे है दल पुंज। कैलेक्स, बाह्यदल को कैलेक्स कहते हैं और दल को कोरोला कहते हैं। इसकी इकाई, तो इकाई तो इसकी भी होगी, तो इसकी इकाई को कहते हैं बाह्यदल, सेपल्स, और दलपुंज की इकाई को कहते हैं पेटल्स या दल। जो बाह्यदल होते हैं ये सामान्यतः हरे रंग के होते हैं, और जो दल होते हैं ये रंगीन होते हैं। इन दोनों को मिलाकर कहते हैं सहायक चक्र, सहायक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये परागण क्रिया में, पॉलिनेशन के लिए ये केवल सहायता करते हैं। ये इंसेक्ट को, है ना, अट्रैक्ट करते हैं अपनी ओर, जिससे कि वो पॉलिनेशन हो पाए।
अब मैं कलर चेंज करके लिखूंगा थोड़ा। तीसरे नंबर पर जो संरचना होती है उसे कहते हैं पुमंग, और ये नर वाला भाग है, इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं, स्टामेन कहते हैं। ये नर वाला भाग है, ठीक है। और चौथे जो नंबर पे आता है उसको जायांग कहते हैं, गाइनोशियम। ये मादा वाला पार्ट है, फीमेल का पार्ट है ये, और इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है। कार्पल कहते हैं इसे, पिस्टिल या कार्पल, ये मादा वाला पार्ट है। तो जो पुंकेसर हैं इसके दो भाग होते हैं। पुंकेसर के दो भाग होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है परागकोश, मतलब एंथर। और स्त्री केसर के तीन पार्ट हैं, एक को कहते हैं वर्तिकाग्र, एक को कहते हैं वर्तिका, और एक होता है अंडाशय। इसके तीन पार्ट हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, ठीक है। तो ये पुष्प के चार चक्र हैं। पहला और दूसरा ये दोनों चक्र सहायक होते हैं, तीसरा और चौथा इनको आवश्यक चक्र कहते हैं, आवश्यक चक्र कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, ठीक है। तो पुंकेसर के कितने भाग? दो हैं, एक पुतंतु एक परागकोश, और स्त्री केसर के भाग हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। आप इनको नोट डाउन करें और फिर अपन चलते हैं आगे, ठीक है। अब इधर देखिए, ये जो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं इस तरीके से, ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर है, स्टामेन है, स्टामेन, इसमें इसे कहते हैं फिलामेंट, पुतंतु, और इसे कहते हैं परागकोश, इसे कहते हैं परागकोश। और परागकोश के अंदर निर्माण होता है परागकण का, परागकण, पोलेन, पोलेन ग्रेन्स इसी में बनते हैं, ठीक है, परागकोश के अंदर। अब यहां प्रश्न देखिए, परागकोश में होते हैं, अब परागकोश में क्या बन रहे हैं देखिए, उधर चित्र में परागकण, तो आपका आंसर होगा परागकण, ठीक है। अब आगे देखिए, एक और मैं डायग्राम इसे बना लो फटाफट से, फिर अपन एक और डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दूसरा डायग्राम मैंने बनाया इधर, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, ये है स्टाइल, वर्तिका, इस फूले हुए भाग को कहते हैं अंडाशय, ओवरी। अंडाशय के अंदर भरे रहते हैं बीजांड, तो मैंने इधर बना दिए हैं बीजांड, ये हैं बीजांड, ठीक है। अब देखो, बीजांड आगे चलकर किस में बदल जाते हैं? निषेचन के बाद ये बीज बनाते हैं, बीजांड से बीज बनता है, और निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदलता है? तो आपका आंसर आएगा कि सर ये फल में बदलता है, ठीक है। अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। तो देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, तो नर युग्मक मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के फ्यूजन वाली घटना को अपन निषेचन कहते हैं, ठीक है। निषेचन कहते हैं। मनुष्य में निषेचन कहां होता है? तो आप कहोगे अंडवाहिनी में। कहां होता है? अंडवाहिनी में होता है। और अगर पादप का निषेचन पूछे तो पादप के अंदर निषेचन की घटना अंडाशय में होती है, ओवरी के अंदर होती है। और अंडाशय में भी किसके अंदर होगी? तो आपका आंसर आएगा बीजांड के अंदर। किसके अंदर होगी? बीजांड के अंदर होगी। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं।
मनुष्य में निषेचन की घटना अंडवाहिनी में होती है, अर्थात मादा के अंदर होती है, फीमेल के अंदर होती है, मादा में या फीमेल में होती है। और पादप के अंदर अंडाशय और अंडाशय के भी बीजांड के अंदर निषेचन की घटना होती है। निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया को निषेचन के नाम से जाना जाता है। वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ ही संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करना, बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही जरूरी है। और ऑल पर क्लिक आप जैसे ही करते हो तो वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आप चित्र बनाने की प्रक्रिया जो है उसे भी सीख लें, क्योंकि चित्र बहुत जरूरी है और चित्र एग्जाम में हर बार आते ही हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको जो महत्वपूर्ण चित्र हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं उनको ड्रॉ करके मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करेंगे तो वहां कक्षा 10 की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको वो मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। अंडप या फिर स्त्री केसर, जो कि डायग्राम यहां बना हुआ है, इसका शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो देखिए ये स्त्री केसर या अंडप का ही डायग्राम है ये वाला, और इसके शीर्ष भाग को अपन क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। तो यहां आंसर आएगा वर्तिकाग्र। इसका मेन काम क्या है? वर्तिकाग्र अपने ऊपर पराग कणों को धारण कर लेती है। इस तरीके से ये परागण आ गए तो ये पराग कणों के लिए ग्राही का कार्य करती है। पराग कणों के लिए ग्राही का कार्य करती है और ये अंडप का सबसे ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, है ना। अगला प्रश्न देखिए सॉरी, अगला प्रश्न है, देखिए एक नया नाम आ गया। कायिक प्रजनन का प्रकार होता है कलिकायन द्वारा, मतलब बडिंग, कटिंग, डाल लगाना और सभी। देखिए ये जो कायिक प्रजनन जो शब्द है ये मुख्यतः किसके लिए आता है? तो आपका आंसर आएगा पादप के लिए। और इसके टाइप क्या हैं? तो कलिका के द्वारा, कटिंग के द्वारा या फिर डाल लगाना। और ये सभी इसके प्रकार हैं कायिक प्रजनन के। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गुलाब की डाल अपन काट के जमीन में लगा देते हैं, नया गुलाब का पौधा लग जाता है। कनेर की डाल लगा लेते हैं, है ना। इसी तरीके से अपन कटिंग कर लेते हैं। जैसे मेरे पास कोई एक प्लांट है और उस पर मैं दूसरे प्लांट की, उसी फैमिली का दूसरा प्लांट है, उसकी टहनी अगर उसकी प्लांट पर लगा दे, कटिंग करके ग्राफ्टिंग कर दे, तो एक वहां भी वो कायिक प्रजनन के अंतर्गत ही ये प्रक्रिया आती है। आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पर जो नया पौधा बनता है, नया पादप, ये जो नया पादप है वो अपने जनक के समान होता है, जनक के समान होता है, अर्थात ये उसका क्या हो गया? क्लोन हो गया। ठीक है, सेम होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगला प्रश्न मैंने भी आपको बता दिया था इसका आंसर। मानव में निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहां होता है? तो आपका आंसर आएगा फ्लोपियन ट्यूब के अंदर होता है, अंडवाहिनी के अंतर्गत होता है। आगे देखिए, बीजांड निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है? तो आपका आंसर आएगा कि सर निषेचन के बाद, निषेचन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद बीजांड मतलब ओव्यूल, ओव्यूल बीजांड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में। किस में बदल जाएगा? बीज में। तो देखिए आंसर क्या है? बीज का निर्माण करता है। अब निषेचन के बाद अंडाशय, अंडाशय, ओवरी किस में बदलती है? ओवरी। तो आपका आंसर क्या आएगा? फ्रूट में, फल में। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है और निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। आपको ये याद रखना है।
देखो आगे, मादा मनुष्य में यौवनावस्था या यौवनारंभ कब प्रारंभ होता है? तो 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच। अगला प्रश्न है, प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? तो अपने समान संततियों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। अगला है, अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दीजिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है तो ब्रायोफिलम में कलिकायन। देखिए, ब्रायोफिलम या फिर इसे हिंदी में कहते हैं पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा रिप्रोडक्शन कौन सा है? अलैंगिक जनन। आपको याद क्या रखना है? अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है, दो जनक नहीं होते हैं, मेल फीमेल नहीं होते, इसमें एक जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन द्वारा बनने वाली संतति जनक के समान होती है। जनक के समान होती है। बनने वाली संतति जनक के समान होती है। अगला, मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, और अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा तो युग्मक नहीं बनेंगे, तो युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और जब युग्मक नहीं बनेंगे तो इसमें निषेचन भी नहीं होता है, तो निषेचन नहीं होता है। अब आपके एग्जाम में पूछा जाए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर लिखिए, तो मैंने अलैंगिक जनन के अंतर टॉपिक मतलब मेन पॉइंट यहां लिखा दिए हैं। इसका अपोजिट कर दें तो लैंगिक जनन हो जाएगा। कैसे? एक जनक भाग लेता है, लैंगिक जनन में लिखेंगे दो जनक भाग लेते, एक नर और एक मादा, मतलब एक मेल और फीमेल। बनने वाली संतति जनक के समान होती है, वहां बनने वाली संतति अपने माता पिता से या जनक से भिन्न होती है। जैसे हम अपने आप को ही देखें तो हमारे कुछ कैरेक्टर दोनों जनकों से मिले जुले होते हैं, लेकिन हूबहू नहीं होते, वहां अंतर रहता है, और अंतर रहने का कारण कौन सा जनन होता है? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। अगला, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है तो युग्मक नहीं बनते हैं, तो अब लैंगिक जनन में अपन क्या लिखेंगे कि वहां अर्धसूत्री विभाजन होता है और वहां युग्मक बनते हैं और वहां निषेचन होता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां पर जो पूछा जा रहा था वो अलैंगिक प्रजनन है और अलैंगिक जनन। तो ब्रायोफाइट में पौधे का नाम क्या है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में होता है पत्ती के द्वारा, पत्ती द्वारा। जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन ये पत्ती द्वारा किसमें होता है? ब्रायोफाइट में। पत्ती द्वारा किसमें होता है? ब्रायोफाइट में। और देखिए, अपन देखें आलू, आलू में तो आपका आंसर आएगा तना द्वारा, तना द्वारा, और पत्ती द्वारा ब्रायोफाइट में। अब जैसे शीशम, शीशम में जड़ द्वारा, जड़ द्वारा शीशम में हो जाता है। ठीक है। और भी बहुत सारे पौधे हैं, लेकिन आपको ये याद रखने हैं। ठीक है। आपके सिलेबस में कोनिडिया द्वारा भी लिखा है, कोनिडिया द्वारा, कोनिडिया द्वारा। तो आपको इसमें याद रखना है कवक में, कवक में। ठीक है। पत्ती द्वारा होगा ब्रायोफाइट में। अब एक और देखिए, बडिंग,
बडिंग का नाम आया था अभी, एक बडिंग या कलिका द्वारा, मुकुलन द्वारा, सॉरी मुकुलन। तो मुकुलन द्वारा किसमें होता है, तो आपको याद रखना ईस्ट में, हाइड्रा में। इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो आपको याद करने हैं, इनको आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिए और आगे प्रश्न देखते हैं, फिर इन पर और भी चर्चा करेंगे। अभी अगला प्रश्न है, नर में वृषण की संख्या होती है तो संख्या में होंगे ये 2, और मादा में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, तो आंसर आएगा अंडाशय में। इस पर चर्चा अपन ने पहले कर ली है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, डीएनए का पूरा नाम लिखिए, तो डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए। हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा, और इसी के साथ आपको यह याद रखना है, हाइड्रा में और ईस्ट में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति कहां होती है, तो एक कोशिकीय जीवों में ऐसा होता है, कोशिका विभाजन द्वारा या विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति, जैसे कि अपन पढ़ते हैं अमीबा में। अमीबा में एक सिंगल सेल होती है और यही डिवाइड होके 2 संतति अमीबा बना लेती है, इस तरीके से ये इनका केंद्रक का बंटवारा हो जाता है और 2 संतति अमीबा इस तरीके से बन जाते हैं। तो ये तो इसका मुख्य सेल थी मेन, और ये हैं इसके पुत्री या संतति अमीबा जो 2 नए बन गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक आपके सिलेबस में प्लाज्मोडियम दिया हुआ है, तो प्लाज्मोडियम जिससे कि कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग होता है। इसमें मल्टीपल फ्यूजन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है, बहुविखंडन द्वारा जनन करता है ये अलैंगिक जनन, ठीक है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे जीवों में प्रजनन होता है, तो आपका आंसर आएगा बहुखंडन द्वारा, ठीक है, बहुखंडन द्वारा। और इसका डायग्राम आप इस तरीके से बना के आएंगे, तो इसके अंदर इस तरीके से बहुत सारे स्पोर बन जाते हैं, क्योंकि इसका केंद्रक बार बार विभाजित होकर केंद्रकों की संख्या इसमें बहुत हो जाती है, और सभी केंद्रक के चारों तरफ कोशिका का निर्माण होने से इनकी संख्या बढ़ जाती है। इस तरीके से ये बहुविखंडन करता है, ठीक है। तो ये बहुखंडन या बहुविखंडन का आपको चित्र याद रखना है, और ये घटना किसमें होती है, तो आपको आंसर आएगा प्लाज्मोडियम के अंदर, ठीक है। किसमें होती है, प्लाज्मोडियम में होती है ये। आगे देखिए, पुनर्जनन किसे कहते हैं, पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को पुनर्जनन कहते हैं। रीजेनरेशन है ये घटना, एक तरीके की रीजेनरेशन है, और आपको पता है कि इसे पुनर्जनन को पुनरुद्ध भवन के नाम से भी जानते हैं, पुनरुद्ध भवन। और ये जो पुनरुद्ध भवन की घटना है ये किसमें पाई जाती है, तो आपका आंसर आएगा प्लेनेरिया में। प्लेनेरिया सबसे ज्यादा पुनरुद्ध भवन किसमें पाया जाता है, प्लेनेरिया में पाया जाता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पुनर्जनन भी कहते हैं। और आप अपने घरों पे भी देखते हैं, छिपकली की पूंछ में ये क्षमता पाई जाती है, छिपकली की पूंछ कट के अलग हो जाती है तो नई पूंछ आ जाती है, ठीक है। और ऐसे ही हमारे लीवर में, मनुष्य का लीवर केवल पुनर्जनन की क्षमता रखता है, उसमें रीजेनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, लेकिन प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन की असीमित क्षमता होती है, अपार क्षमता होती है, ये आपको याद रखना है और पेपर में आता भी है। हाइड्रा एवं प्लेनेरिया में प्रजनन होता है तो पुनर्जनन या पुनरुद्ध भवन द्वारा होता है, रीजेनरेशन द्वारा होता है, रीजेनरेशन द्वारा होता है। हाइड्रा में एक स्थान पर ओभार विकसित हो जाता है
यह उभार या मुकुल वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करता है। इसे उभार को अपन मुकुलन के नाम से मुकुल कहते हैं और इस घटना को मुकुलन के नाम से जानते हैं। तो इसको अपन इस तरीके से देखिए, ये मैंने एक हाइड्रा ड्रॉ कर लिया है, ये नॉर्मल हाइड्रा है, इस तरीके से ये इस पर एक उभार बनता है यहां पर ऐसे, ठीक है। आगे चल के ये उभार वृद्धि करता है, ग्रो करता है, इस पर भी इस तरीके से ये संरचनाएं बन जाती हैं, टेंटेकल्स, और आगे चल के ये यहां से कट हो जाएगा। और कट होता है तो एक ये पुराना वाला हाइड्रा और एक ये बनके तैयार हो गया नया हाइड्रा। तो ये बना नया हाइड्रा। ये जो संरचना बनी थी इसको बड कहते हैं, मुकुल कहते हैं, ठीक है। और इसी से नया हाइड्रा बना, इसलिए इस घटना को मुकुलन के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, वे पौधे जिनमें कुछ भाग जैसे कि जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा बनाती हैं, तो इस घटना को अपन कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के नाम से जानते हैं। ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित होती हैं, वो एक्चुअल में एक कवक है जिसका नाम है राइजोपस, ठीक है। इसे रोटी कवक भी कहते हैं, रोटी कवक भी कहते हैं। घर में एक स्टील का डब्बा लें, उसमें एक रोटी डाल के उस पर हल्का से पानी के छींटे मार के उसे बंद करके रख दें। आप 2 दिन बाद देखोगे उस पर आपको कवक मिल जाएंगे, उस पर राइजोपस ग्रो करेगा। तो आप उस कवक को देख सकते हो कि फंजाई कैसी होती है, धागे नुमा संरचना, आपको एक जाल जैसी संरचना उस पर दिखेगी। आगे देखिए, अगला है प्रश्न, गन्ना, सुगरकेन, गुलाब, अंगूर, इनमें कृषि में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो कायिक प्रवर्धन, ठीक है। गन्ने में भी अपन क्या करते हैं, जैसे ये मेरे पास एक गन्ना है, गन्ने में आपने देखा होगा जगह जगह पर इस तरीके से नोड पाई जाती हैं। इन नोड के बीच वाले भाग को इंटरनोड कहते हैं। यहां पर आपको एक छोटी सी कलिका जैसी संरचना दिखती होगी। तो किसान क्या करते हैं, इसके ऐसे पीस कर लेते हैं छोटे छोटे और इनको जमीन में अलग अलग जगह दबा देते हैं, तो प्रत्येक गांठ से एक नया पौधा बनता है। इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक है। अगला है पुष्प क्या है, आपसे पूछा जाए तो पुष्प क्या है? तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है। तो पुष्प किसका रूपांतरण है? प्ररोह का। प्ररोह क्या होता है? तो देखिए इधर जमीन से नीचे वाले भाग में ये जड़ें पाई जाती हैं और ये जो ऊपर वाला भाग है, तो इसका ये जो टॉप वाला भाग है इसी को हम कहते हैं प्ररोह सूट, और ये नीचे वाला भाग है इसे कहते हैं रूट, ठीक है। तो यही सूट क्या है, आगे चल के मॉडिफाई हो जाता है, मतलब प्ररोह रूपांतरित हो जाता है और ये किसमें बदल जाता है? फूल में बदल जाता है। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न पे चलें। जब पुष्प के पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित हो, देखिए फूल में 2 कंडीशन आ गई, या तो उसमें पुंकेसर हो केवल, या फिर उसमें केवल स्त्री केसर हो, मतलब एक हो। अब जब एक होगा तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी तो कहेंगे, जैसे कि पपीता में और तरबूज में, ठीक है। आपने देखा होगा पपीते के कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिस पर पपीते नहीं लग रहे और कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन पर पपीते लग रहे हैं। तो पपीते का वह पेड़ जिस पर पपीता नहीं लग रहा है वो सॉरी नर वाला पौधा है, और जिस पे लग रहे हैं वो मादा वाला पौधा है, ठीक है। क्योंकि फूल के अंदर केवल पुंकेसर उपस्थित है अथवा स्त्री केसर उपस्थित है, मतलब एक ही जनन अंग मौजूद है, तो हम उसे एक लिंगी फूल कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्प का मादा जननांग में के टोटल कितने भाग हैं? तो मैंने अभी आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया था, मादा जननांग के मैंने आपको पार्ट बताए थे इस तरीके से।
नंबर 1 ये दूसरा था, ये फूला हुआ भाग तीसरा था, ये क्योंकि सबसे नीचे है तो ये आधार वाला भाग है, और ये पहला नंबर ये शीर्ष वाला भाग है। तो शीर्ष वाले भाग को अपन वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच वाले भाग को वर्तिका कहते हैं, जो वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने का काम करता है। आधार वाले भाग को अंडाशय ओवरी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इधर मादा जननांग में कितने भाग होते हैं? तो आधार पर होता है अंडाशय, मध्य में होता है वर्तिकाग्र, और सबसे नीचे होता है वर्तिकाग्र। ठीक है, शीर्ष पर, सॉरी, सबसे ऊपर होगा वर्तिकाग्र, तो सबसे ऊपर होगा वर्तिकाग्र, बीच में होगा वर्तिका, और सबसे नीचे होगा अंडाशय। और अंडाशय इसका फूला हुआ भाग होता है जो आधारीय भाग होता है। नर में शुक्राणुओं का निर्माण होता है वृषण के अंदर, जिसे अपन टेस्टिज कहते हैं। ठीक है, और वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? तो इसका कारण ये है क्योंकि शुक्राणु उत्पादन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम चाहिए। इसीलिए ताप को नियंत्रित करने के लिए, शरीर के तापमान से कम रखने के लिए ये उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वृषण उदर गुहा के बाहर इसलिए हैं क्योंकि सॉरी, वृषण के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म का फॉर्मेशन होने के लिए जो तापमान है वो बॉडी के तापमान से कम चाहिए होता है। इसीलिए क्योंकि वृषण में शुक्राणु बनते हैं तो वृषण हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं, उदर गुहा के बाहर रहते हैं वो, जिससे कि तापमान कम रहे और स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहे। अगला है प्लेसेंटा किसे कहते हैं? तो यह विशेष रचना है, एक तरीके का ये ऊतक है जिसके द्वारा भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ये गर्भाशय है, और इस गर्भाशय के अंदर इस तरीके से ये एम्ब्रियो मौजूद है, ये इसके पैर, ये इसके हाथ। ठीक है, तो इसकी नाभि से एक इस तरीके की धागेनुमा संरचना निकलती है जो गर्भाशय से के साथ जुड़ी रहती है, गर्भाशय के साथ जुड़ी रहती है। ये गर्भाशय की आंतरिक भित्ति है, तो इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बनाई रखती है। इस संरचना को अपरा कहते हैं, इस संरचना को अपरा कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। इसका मेन काम क्या है? ये इस एम्ब्रियो को पोषक पहुंचाएगा, तो पोषक तत्व पहुंचाता है, ये गैस का एक्सचेंज कराता है, मतलब बच्चे को O2 CO2, ये O2 बनेगी, अंदर जाएगी, CO2 बाहर आएगी, तो ये एक्सचेंज भी यही कराता है। तो इसका मेन काम यही है अपरा का, जिसे अपन सामान्य अपनी भाषा में नरा भी कहते हैं, नड़ा, है ना। तो ये वही अपरा है जिसे अंग्रेजी में हम प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम याद रख लेने हैं। ये अंडवाहिनी, ये फिम्बरीज का भाग, और ये ओवरी, ऐसे ही तो बनाया था पहले डायग्राम। ठीक है, तो अंडवाहिनी कितनी है? 2, तो मैंने 2 ड्रॉ कर दी। अंडाशय कितने हैं? 2, तो 2 ड्रॉ कर दिए। गर्भाशय कितना है? 1। अंडवाहिनी संख्या में कितनी होंगी? 2। अंडाशय होंगे 2, गर्भाशय होगा 1, योनि होगी 1। चलो आगे। अंड कोशिका कितने दिन तक जीवित रहती है? तो आंसर आएगा 1 दिन, है ना। अंड कोशिका 1 से 2 दिन। अगला है लैंगिक संचरण द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? तो ऐसे रोग जो लैंगिक संपर्क होने से, असुरक्षित लैंगिक संपर्क होने की वजह से इनका एक दूसरे व्यक्ति में ये फैलते हैं, इनका संचरण होता है, जैसे कि गोनेरिया, सिफिलिस, HIV एड्स, ये बीमारियां हैं कुछ। हर्पीज भी आती है, हर्पीज, जो हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस के द्वारा होती है। इस तरीके से आपको ये भी कुछ बीमारी है जो याद रखनी है। मादा में गर्भधारण रोकने के लिए कौन सी युक्तियां काम आती हैं? तो इसमें जैसे लूप है, कॉपर टी है, तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको कंडोम ये भी याद रख लेना है।
ठीक है। और भी बहुत सारे साधन हैं, इंजेक्शन भी आते हैं इसके, कुछ मुंह से खाने वाली गोलियां भी आती हैं जिन्हें अपन ओरल पिल्स के नाम से जानते हैं, जैसे माला डी, सहेली। अब बड़ी कक्षाओं में जाएंगे, सॉरी, तब हम इनको आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12th में, ये पूरी डिटेल है इनकी, है ना। तो खांसी बहुत परेशान कर रही है। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है। और जब पुष्प के पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो ऐसे फूल को एकलिंगी फूल कहते हैं। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह क्रिया परपरागण कहलाती है। देखो तीन चीजें आ गई, मैं पहले तीनों को डायग्राम से समझा देता हूं, फिर आगे अपन चलते हैं। जैसे एक ये फूल है जिसमें ये वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मतलब स्त्री केसर वाला भाग, ये है इसके अंदर पुंकेसर, ये है परागकोश, परागकोश में बना परागकण। तो देखिए इधर मैं ऐसे लिख देता हूं, ये है परागकोश एंथर, यहां से निकला ये, तो मैं रेड कलर से बना रहा हूं इसको, ये है परागकण, तो मैंने इधर लिखा पोलेन परागकण। अब देखो ये यहां से निकला ये, और इसी वर्तिकाग्र पर उसी फूल पर ये आ गया, इसका मतलब इस घटना को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागण। समझ में आ गया। एक ही फूल के अंदर यदि परागण की घटना एक ही फूल के अंदर होती है, उसी फूल के परागकण उसी फूल की वर्तिकाग्र पर आ जाएं तो हम उसे स्वपरागण कहते हैं। अब दूसरी घटना देखिए, मेरे पास एक ये फूल है, मेरे पास एक ये फूल है, ठीक है। मैंने बाकी के इसके अंदर दल बाह्य दल ये मैंने बनाई नहीं है आपको समझाने के लिए। अब देखो यहां से ये निकला परागकण और इस फूल की वर्तिकाग्र पर जा रहा है ये इसकी पर, तो मतलब ये दो फूल अलग अलग हो गए, तो ये इस घटना को कहते हैं पर माने दूसरा परागण, पर परागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो परपरागण, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो स्वपरागण, ठीक है। किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण कौन से भाग से होता है तो मूलांकुर से होता है। अब अपन इधर देखें, मैंने एक यहां पर ये सीड बनाया, ये एक बीज है, इसमें भ्रूण की अक्ष होती है, तो इधर भ्रूण की अक्ष में ऐसे बना दूं तो भ्रूणीय अक्ष से ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दो अलग अलग संरचनाएं, ऊपर वाली संरचना को कहते हैं प्रांकुर, नीचे वाली संरचना को कहते हैं मूलांकुर। मूलांकुर से विकसित होती है जड़ जिसे हिंदी में मूल कहते हैं, तो आप इस तरीके से ट्रिक से याद कर लो, मूलांकुर से मूल बनती है और प्रांकुर से बनता है प्ररोह, तो आप इस तरीके से याद कर लो, प्रांकुर से प्ररोह और मूलांकुर से मूल। तो देखिए बीज से जड़ का निर्माण किससे होता है तो आपका आंसर आएगा जड़ मूलांकुर से बनती है, और तने का निर्माण प्रांकुर से होता है, आपको ये याद रखना है। तो रूट बनती है रेडिकल से, मूलांकुर को अपन क्या कहते हैं रेडिकल कहते हैं, तो इससे बनती है रेडिकल से बनती है रूट, और प्लूम्यूल से बनता है सूट। और सूट और रूट क्या है तो आपको पता है, जमीन से नीचे वाले भाग को कहते हैं रूट और जमीन से ऊपर वाले भाग को, पौधे के ऊपर वाले भाग को कहते हैं सूट। तो सूट किससे बना तो प्लूम्यूल से बनता है जिसे हिंदी में प्रांकुर कहते हैं, और रूट किससे बनती है तो मूलांकुर से बनती है, ठीक है। आगे चलें, चलिए
मनुष्य के शरीर में शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो आंसर आएगा वृषण के अंदर। और अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो आंसर आएगा अंडाशय के अंदर। तो स्पर्म बनते हैं टेस्टिज में, और अंडाशय ओवा ये बनता है, किसमें बनता है? ओवरी में। किसमें बनता है? ओवरी में। टेस्टिज किसमें पाए जाते हैं? तो मेल में या नर में, और अंडाशय पाया जाता है फीमेल में। भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण किससे मिलता है? तो पोषण मिलता है भ्रूण को अपनी मां के शरीर से, रुधिर से पोषण प्लेसेंटा द्वारा प्राप्त होता है। सजीवों में अपने ही समान आकृति रूप के नए जीवों का उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। ठीक है। लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक का निर्माण होगा, गैमीट का निर्माण होगा, और किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर आएगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अगला है, पौधों में लंबाई की वृद्धि को ऑक्जेनोमीटर यंत्र की सहायता से मापते हैं, और वृषण का कार्य है शुक्राणुओं को उत्पन्न करना, नर के अंतर्गत, है ना, पुरुष के अंतर्गत। अगला देखें, मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? मैंने आपको बताई थी 2 होती है। ब्रायोफिलम में बडिंग कलिकायन विधि द्वारा प्रजनन होता है, और ब्रायोफिलम की पत्तियों में ये क्षमता होती है। ठीक है। इनकी पत्तियों के किनारों पर छोटी छोटी कलिकाएं बनती हैं, जो कुछ समय पश्चात विकसित होकर जड़ सहित संपूर्ण छोटे छोटे पौधों का निर्माण करती है। तो आपको याद रखना है, ब्रायोफिलम जिसे कि पत्थर चट्टा कहते हैं, इसकी पत्ती द्वारा इसमें कायिक जनन होता है। कायिक प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की क्रिया में पौधे के विभिन्न भागों से नवीन पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ मोस्ट और लाइनें, हर एक लाइन मोस्ट है, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो अंत तक देखना है। एक कोशिकीय जीव यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कोशिका विभाजन मतलब सेल डिवीजन द्वारा 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं। तो क्या होगा? एक कोशिकीय जीव जैसे कि अमीबा को ले लें, इसमें कोशिका विभाजन होता है, और इस कोशिका विभाजन से इसके शरीर के 2 भाग हो जाते हैं, मतलब ये कोशिका 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है, और प्रत्येक भाग से नए जीव का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को द्वै विखंडन कहते हैं। ठीक है। अगला है, गर्भस्थ शिशु मां से प्लेसेंटा नामक ऊतक से जुड़ा होता है, और इसी के द्वारा भ्रूण मां के गर्भास्थ में मतलब उसके गर्भाशय के अंदर पोषण प्राप्त करता है, तथा इसी के माध्यम से जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है। ठीक है। तो याद करनी है आपको हर एक लाइन। परागण, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं? तो देखिए, परागकोश से परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से निकलने वाले परागकण का पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। और जबकि निषेचन में क्या होगा? नर एवं मादा जनन इकाइयों मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। परागण के लिए बाह्य साधनों जैसे वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह एक क्रिया है, बाह्य क्रिया है, जबकि बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है निषेचन। तो पौधे में बीजांड के अंदर होती है, जबकि मनुष्य में ये फिलोपियन नलिका में होती है। फिलोपियन नलिका में होती है। इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, और निषेचन होने से पूर्व इसमें एक क्रिया की आवश्यकता होती है, जिसे अपन पौधों में परागण कहते हैं, और इनके गैमीट के फॉर्मेशन भी इसी में होता है। ठीक है। अगला देखिए, परागण क्या है? तो परागण किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें पुंकेसर के परागकोश से परागकण पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इसे परागण कहते हैं। स्वपरागण का मतलब क्या हो गया? जब एक ही पुष्प के परागकण
उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण का मतलब क्या हुआ, जब एक पुष्प के परागकोश से निकले परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम से पहुंचते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। और ये जो माध्यम है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं अजैविक और दूसरे होते हैं जैविक। जल और वायु अजैविक के अंतर्गत आते हैं, मधुमक्खी है, तितली है ना, कीट पतंगे हैं, ये जैविक के अंतर्गत आते हैं। आगे देखें, ऋतुस्राव, जब अंड निषेचन नहीं होता, जब अंड का निषेचन मतलब एग अगर फर्टिलाइज्ड नहीं हुआ है तो गर्भाशय की भित्ति में बनने वाली परत का कोई उपयोग नहीं रहता है। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है, इसे ऋतुस्राव कहते हैं। ठीक है, और इसमें नष्ट हुआ अंडा भी बाहर निकलता है, नष्ट हुआ अंडा भी इसमें बाहर आता है। ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधे के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में, तो ये कृत्रिम पोषक माध्यम लिखना नहीं भूलना है, में रखा जाता है, जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती है और इस कोशिकाओं के समूह को कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में ट्रांसफर कर देते हैं और ऐसा करने से पौधे में जड़ और ऊपर के तने वाले भाग ग्रो कर जाते हैं। फिर इस पौधे को हम खेत में, मिट्टी में, गमले में कहीं भी लगा लेते हैं। तो ये होता है ऊतक संवर्धन। ठीक है, देखो ऊतक संवर्धन में क्या क्या करते हैं मैं थोड़ा सा यहां बता दूं, आपको याद रख लेना। ऊतक संवर्धन में जैसे मेरे पास एक पादप है, मैं इस पादप के ऊपर टॉप वाले भाग को कट करूंगा। कट किए हुए इस पादप के भाग को हम एक्सप्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्लांट कहते हैं। इस एक्सप्लांट को मैं पोषक माध्यम पर रखूंगा। पोषक माध्यम जो कि हमने बनाया है तो हम उसे कहते हैं कृत्रिम, क्योंकि हमने बनाया है। कृत्रिम पोषक या संवर्धन माध्यम इस पे रखते हैं। इसके बाद ये किस में बदल जाता है, तो आप कहोगे कि ये कैलस में बदल जाता है। कैलस क्या है? ये होता है अविभेदित कोशिका, अविभेदित कोशिका समूह को हम कैलस के नाम से जानते हैं। अब इस कैलस में क्योंकि हमने कुछ हार्मोन लिए हैं तो वृद्धि हार्मोन डाले थे इसमें हमने, वृद्धि हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, ये आपको ये नाम याद रखने हैं क्योंकि ऑक्सिन साइटोकाइनिन आपके सिलेबस में है। तो फिर ये कैलस क्या करता है, तो इस कैलस से जड़ें निकल आती हैं और ऊपर सूट निकल आता है। इसका मतलब ये एक नया पादप बन गया। इसे प्लांटलेट्स पादपक कहते हैं। फिर इसे फील्ड में, खेत में ट्रांसफर कर देते हैं, वहां लगा देते हैं। इस तरीके से कराते हैं हम कायिक प्रवर्धन। आगे चलिए, वृषण या टेस्टिज शुक्राणुओं को उत्पन्न करते हैं इसके अंदर, और वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। दो चीजें याद रखनी है। तो वृषण क्या क्या काम करता है? वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव होता है। अंडाशय का कार्य है अंडाणुओं को उत्पन्न करना है और इससे दो हार्मोन निकलते हैं जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है, तो आप कहोगे ये नर हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन ये नर हार्मोन है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों मादा हार्मोन हैं। ठीक है, शुक्रवाहिका शुक्राशय में खुलती है। यह नलिका वीर्य को शुक्राशय में पहुंचाती है। पुंकेसर, यह पुष्प का नरजनन अंग होता है।
यह पतला तंतु के समान होता है। शीर्ष भाग पर इसके परागकोश पाया जाता है और परागकोश में परागकणों का निर्माण होता है। इसका मुख्य काम है परागकणों को उत्पन्न करना। तो पुंकेसर का मुख्य कार्य क्या है? परागकण उत्पन्न करना। और ये जो पुंकेसर है ये कौन से नर जनन का भाग होगा? तो नर वाला भाग है ये। अगला देखिए, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, अलैंगिक जनन में एक जनक भाग लेता है, इसमें दो जनक भाग लेते हैं। युग्मक नहीं बनते हैं, युग्मक बनते हैं। निषेचन नहीं होता है, निषेचन होता है। युग्मनज नहीं बनता है, इसमें युग्मनज बनता है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अरे इसमें देखिए आ लगा है, मतलब सारी चीजें एब्सेंट हैं इसमें, है ना। और लैंगिक जनन में ये सारी चीजें पाई जाती हैं। तो देखिए, हमने इस चैप्टर की हर एक लाइन को, हर एक प्रश्न को मतलब विस्तृत रूप में अपन ने देखा है। अगर आप इसे नहीं लिख पाए हो, अभी तक आपने पूरा वीडियो देखा है, तो अब इस बार वीडियो को पॉज करते जाएं और इनको नोट डाउन कर लें। यहां से 100% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आप पूरे वीडियो को देखें, दो एक आध बार वीडियो देखोगे आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, और इनको नोट डाउन कर लें। आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप करके बताएं। कमेंट्स में आप कमेंट्स भी करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। और आपसे निवेदन है कि आप संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।